हेलो स्टूडेंट्स, आव्या क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें कि हम लोग कोलिजन के सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे एज वेल एज कंसेप्ट देखेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर कोलिजन के टोटल 16 आपको प्रॉब्लम्स पहले डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद कोलिजन का हम लोग थ्योरी देखेंगे, और जब थ्योरी देखेंगे तो थ्योरी के बीच में हम लोग टोटल 7 प्रॉब्लम्स और देखेंगे। तो आप देख लो, कुल मिलाकर के 23 प्रॉब्लम डिस्कस किए जाने वाले हैं और सारे प्रॉब्लम काफ़ी अच्छे हैं। या तो ये नीट्स से लिए गए हैं, या एम से लिए गए हैं, या फिर आपको जेई से लिए गए हैं। सो आप प्रॉब्लम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। सो आइए एक एक करके हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। सो प्रॉब्लम के ऊपर में मैं ये भी लिखा हूँ कि ये किस कंसेप्ट पर बेस्ड है, ताकि आपको कंसेप्ट का भी आइडिया हो जाए। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है जो कि एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन पे है। A mass m moving horizontally along the x-axis with velocity v collide and stick to a mass 3m having vertically upward velocity 2v. The final velocity of the combination is। तो बहुत ही आसान है, आपको सिंपली मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर देना है। तो मैं फिगर बना देता हूँ। m मास का बॉडी है जो कि v वेलोसिटी से जा रहा था, और ये एक दूसरे बॉडी से कोलाइड करता है जिसका मास आपको 3m है और ऊपर की तरफ वेलोसिटी 2v है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आपसे पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन। ये दोनों स्टिक हो जाते हैं, मीन्स कि दोनों चिपक गए, मीन्स कि टोटल मास 4m हो गया। तो आपको फाइनल वेलोसिटी इसका फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम होगा आपको mvi। देखो ये दिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो mvi प्लस 3m इंटू 2vj इज इक्वल टू 4m, और ये फाइनल वेलोसिटी हो गया। सो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, आपको m कॉमन ले लो, सो m/4m vi प्लस 6vj, और यहाँ से ये आ जाएगा vf इज इक्वल टू v/4i प्लस 3v/2j। सो आप ऑप्शन देखोगे तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, और ये नीट 2015 से पिक किया गया है। 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m1 m2 मूव विथ इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2। सो ये आपको m1 मास था जो u1 से जा रहा था, m2 मास था जो u2 से जा रहा था। इस प्रॉब्लम के लिए फिगर बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑन कोलिजन वन ऑफ द पार्टिकल गेट्स एक्साइटेड टू अ हायर लेवल after absorbing energy E. If the final velocity are v1 and v2, so इसका v1 वेलोसिटी है, इसका v2 वेलोसिटी है, और बोल रहा है कि यहाँ पर एक पार्टिकल सपोज करो ये वाला आपको एनर्जी ई एब्जॉर्ब किया और हायर स्टेट में गया। तो आपको निकालना है रिलेशनशिप इनके बीच का, और आप देख करके ऑप्शन बोल सकते हो कि बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन का रिलेशनशिप है। सो यू हैव टू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। आप ध्यान दो, मोमेंटम कंजर्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो ऑल केसेस में, जबकि एनर्जी कंजर्वेशन केवल आप इलास्टिक कोलिजन के केस में अप्लाई करते हो। सो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो इनिशियल टोटल एनर्जी है वो क्या हो गया, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, और जो फाइनल टोटल एनर्जी हो गया वो हो गया 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। और चूँकि एक पार्टिकल है इसमें जो कि ई एनर्जी लेकर के हायर स्टेट पे गया है, तो फाइनल एनर्जी में ही ई आ जाएगा। सो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। सो आप देखो यहाँ से फिर आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करो कौन सा सही होगा। सो फर्स्ट देख करके आपको समझ में आ रहा है कि यही ऑप्शन करेक्ट है। सो मेरे ख्याल में ये आप समझ गए होगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कंसेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे। ये क्या बोल रहा है, ए बॉल मूविंग विथ अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड हेड ऑन विथ अनदर स्टेशनरी बॉल ऑफ डबल द मास। तो पहले मैं फिगर बना देता हूँ। सो डबल मास है ये, मीन्स कि 2m होगा और ये मास m होगा। ये जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये स्टेशनरी मास है, सो इसको u1 मानो और u2 इज इक्वल टू 0 मान लो। और यहाँ पर क्या है कि दूसरा जो बॉडी है यहीं पर m हो गया और ये 2m हो गया। सो आपसे पूछ रहा है कि इनका वेलोसिटीज़ क्या होगा।
सो ये आप देखो, यदि इसका वेलोसिटी v1 मानोगे, इसका वेलोसिटी v2 मानोगे, आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया गया है e। अभी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर ये v2 यदि वेलोसिटी ज़्यादा होगा v1 से तो क्या होगा, ये दोनों सेपरेट होते चले जाएंगे। सो मैं यदि बोलूँ कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, मीन्स कि किस वेलोसिटी से ये सेपरेट हो रहा है, तो क्लियरली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, ये हो जाएगा v2 माइनस v1। और जब आप v2 माइनस v1 को u1 माइनस u2 से डिवाइड कर देते हो तो यही कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, सो ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है 0.5, दैट इज़ 1/2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, और u1 का वैल्यू है आपको 2 और u2 का वैल्यू है 0। सो क्लियरली यहाँ से आ गया v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 1। अब आप ऑप्शन देख करके फाइंड आउट कर सकते हो, केवल ऑप्शन ए ही है जिसमें कि v2 माइनस v1 आपको 1 के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे हम लोग वेलोसिटी निकाल करके भी देख लेते हैं। सो आप क्या करो कि इसे मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर दो, Pi इज इक्वल टू PF हो जाएगा, और इनिशियल मोमेंटम हो गया m इंटू 2। ठीक है, बिकॉज सेकेंड वाला बॉडी चूँकि उसका वेलोसिटी 0 है तो प्लस 0 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा m इंटू v1 प्लस 2m इंटू v2। क्लियर है, यहाँ से देख लो m इंटू 2 प्लस 2m इंटू 0 प्लस इज इक्वल टू m1 v1 प्लस 2m v2, और यहाँ से आ जाएगा आपको 2 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2। सो ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3v2 इज इक्वल टू 3 और v2 इज इक्वल टू 1, और क्लियरली v1 इज इक्वल टू 0। सो इस तरीके से आप प्रॉब्लम इसको सॉल्व करते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर ही बेस्ड है। ये आपको एम्स 2017 से पिक किया गया है। Hailstorms are observed to strike the surface of a frozen lake at 30 degree with the vertical and rebound at 60 degree with the vertical. Assume contact to be smooth. The coefficient of restitution is. सो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। देखो आप यहाँ पर पहले इसका फिगर ड्रॉ कर देते हो। हेलस्टॉर्म जो था वो वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए आता है और 60 डिग्री एंगल बनाते हुए चला जाता है। आपसे पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है यदि कांटेक्ट स्मूथ है। सो स्मूथ कांटेक्ट कहने का मतलब क्या होगा कि फ्रिक्शन में कोई एनर्जी लूज़ नहीं हो रहा है। सो यदि आप मान लो इनिशियली u वेलोसिटी से आ रहा था, फाइनल v वेलोसिटी से जा रहा है, तो पहले हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग x एक्सिस लगा देंगे। सो मैं यहाँ फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको u है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो इधर तरफ होगा आपको u cos 30 डिग्री और इस साइड होगा आपको u sin 30 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर यदि v है वेलोसिटी, तो ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा v cos 60 डिग्री, बिकॉज ये एंगल 60 डिग्री है, और ये होगा आपको v sin 60 डिग्री। इस डायरेक्शन को आपने x माना, इस डायरेक्शन को आपने y माना। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यही आपको ग्राउंड था, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया v cos 60 डिग्री, चूँकि ग्राउंड तो मूव नहीं हो रहा है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है u cos 30 डिग्री। सो क्लियरली ये हुआ आपको v बाई u cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 30 डिग्री। आपको v बाई यू का वैल्यू निकालना है। सो v बाई यू का वैल्यू के लिए आप मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग x एक्सिस लगा दो, बिकॉज x एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो आप बोलोगे पी आई अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू पी एफ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और देखो इनिशियल मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है, एम यदि मास मान लो क्या हो जाएगा एम यू साइन 30 डिग्री, ये इनिशियल मोमेंटम है, और कोलिजन के बाद है एम वी साइन 60 डिग्री। सो क्लियरली यहाँ से आपको v बाई यू का रिलेशनशिप फाइंड आउट हो जाएगा, और ये आ गया v बाई यू इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री, डेट इज़ 1/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3/2, डेट इज़ 1/√3। तो ये मेरा टर्म आ गया। सो आप यहाँ पर लिख दो v बाई यू का वैल्यू 1/√3 डाल दो, और ये भी दूसरा भी टर्म 1/√3 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1/3 आ गया। ये बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और इस टाइप की प्रॉब्लम यूजुअली पूछते हैं, आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको नीट 2015 से लिया गया, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 एंड v2 एट द इनिशियल मोमेंट देयर पोजीशन वेक्टर आर r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। द कंडीशन फॉर पार्टिकल ए एंड बी फॉर देयर कोलिजन इज। फिगर बना देता हूँ पहले मैं, आप पॉज करके चाहें तो ट्राई कीजिए। सो ये आपको y हो गया, ये आपको x एक्सिस हो गया। सो पार्टिकल पहले पॉइंट A पे था जिसका पोजीशन वेक्टर था r1, और फिर पार्टिकल पॉइंट B पे आया जिसका पोजीशन वेक्टर है आपको r2, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या मूव कर रहा है, पार्टिकल जो A है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, B कांस्टेंट वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है। सो कोलिजन होने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम में दोनों का पोजीशन वेक्टर सेम होना चाहिए। सो पोजीशन वेक्टर शुड बी सेम एट एनी टाइम t फॉर कोलिजन, मीन्स कि दोनों सेम पॉइंट पर हो, ठीक है, फॉर कोलिजन। सो क्लियरली पोजीशन वेक्टर किसी टाइम t का जो ये a का जो होगा पोजीशन वेक्टर वो क्या होगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1 प्लस v1 इंटू टी। क्लियर है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस v1 इंटू टी, और rb क्या हो जाएगा उसी तरीके से r2 प्लस v2t। सो क्योंकि t टाइम में ये जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मूव करेगा वो v2 इंटू टी होगा। सो और इनिशियल में जोड़ दोगे तो वही आपको फाइनल इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। सो इन दोनों को इक्वल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, r1 प्लस v1t इज इक्वल टू r2 प्लस v2t, और यहाँ से आपको आ जाएगा r1 माइनस r2 इज इक्वल टू v1 माइनस इनफैक्ट v2 माइनस v1t। सो अब टाइम t का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लोगे। टाइम t आ गया आपको r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस v1। क्लियर है। अब टाइम t तो एक स्केलर क्वांटिटी है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, मॉड लेना होगा, क्योंकि आपको वेक्टर तो नहीं चाहिए टाइम t के रूप में। सो आप स्केलर ले लोगे तो यहाँ से टाइम t का आ गया मॉड r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाई मॉड v2 माइनस v1। सो अभी कंडीशन के लिए आपको कंडीशन यही है, तो इसमें डाल दो टाइम t का वैल्यू। सो क्लियरली पुटिंग द वैल्यू, इसको आप इक्वेशन यदि 1 लिख लेते हो, सपोज करो मैं इसको इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, देखो r1 माइनस r2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू टाइम t क्या है, मॉड r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस v1 का मॉड। अब ये क्लियर है, देखो आप ऑप्शन देखकर समझ जाओगे कि आंसर सी होगा। इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, देखो r1 माइनस r2 मैं यहीं बना देता हूँ। सो ये हो गया r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाई मॉड r1 माइनस r2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई मॉड v2 माइनस v1। तो ऐसे करके आप देखोगे तो ऑप्शन आपको सी आ गया। आसान प्रॉब्लम था, थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा, सॉल्व भी हो जाएगा। अगला प्रॉब्लम देखते हैं जो प्रॉब्लम 6 है, और बेसिकली इन इलास्टिक कोलिजन से लिया गया है। ये बेसिकली एम्स 2019 से पिक किया गया है। ए बॉडी ऑफ मास 5 इंटू 10⁻³ kg मूविंग विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विथ अ बॉडी ऑफ मास 15 इंटू 10⁻³ kg inelastically and stick to it, then the loss of kinetic energy of the system is। so basically ये आपको completely inelastic collision पर based है, ठीक है, बिकॉज ये स्टिक हो गया। जब कोलिजन के बाद दोनों बॉडी साथ में मूव करता है तो कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन का केस हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हालांकि सब चीज़ थ्योरी में ढंग से कंप्लीट किया जाएगा। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के होता है 1/2 m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। सो एक m1 मास का बॉडी, दूसरा एक m2 मास का बॉडी यदि u1 से जा रहा हो, ये u2 से जा रहा हो, और कोलिजन के बाद ये आपको निकालना हो कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला ये है, आप चाहो तो याद कर लो।
ठीक है, जहाँ ई क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। सो आपको सब वैल्यू दिया गया है, पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। सो 1/2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर क्यू इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर क्यू, m1 m2 का वैल्यू डाल दिए, m1 प्लस m2 हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर क्यू। और चूंकि ये इन इलास्टिक कोलिजन है, स्टिक कर गया, तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज कोई ये आपको एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ जो सेपरेशन है वो क्या हो गया, 0। तो ई का वैल्यू 0 होता है कम्प्लीटली इन इलास्टिक के लिए, ई का वैल्यू 1 होता है कम्प्लीटली इलास्टिक कोलिजन के लिए, और ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हो गया, 1 इंटू u1 माइनस u2 का वैल्यू दिया गया है। आपको देखो यहाँ पर दिया नहीं गया दूसरा बॉडी का वेलोसिटी क्या है, तो आप उसको मान सकते हो कि स्टेशनरी है। सो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यदि दिया ना जाए तो आप स्टेशनरी मान लेना। तो अब इसको सॉल्व कर दोगे तो यही आ जाएगा आंसर, 1/2 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 20, या इसको और सॉल्व कर देते हैं 4। सो ये हो गया आपको 1/2 इंटू 10 टू द पावर क्यू इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 से 4 कैंसिल हो गया। सो 7.5 किलो जूल। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7, जो कि नीट 2015 से पिक किया गया है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम अ हाइट टू 20 मीटर विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v0. It collides with the ground, loses 50% of its energy in collision and rebound to the same height. The initial velocity v0 is. So ये बहुत आसान प्रॉब्लम है, आप पॉज करके ट्राई कीजिए, तब तक मैं इसका फिगर ड्रॉ कर देता हूँ और समझाता हूँ। सो ये v0 वेलोसिटी से फेंका गया, h हाइट था, ये h हाइट था। h हाइट के बाद ये ज़मीन को हिट किया और इसी डायरेक्शन में ऊपर जाएगा। इसको मैं इस तरफ दूसरे लाइन से दिखा देता हूँ। और ये जो h हाइट है ना, यहाँ तक आ गया। सो इस पॉइंट तक ये आ गया। सो इनिशियली ये v0 वेलोसिटी से फेंका गया था। इस पॉइंट को p मानो, इस पॉइंट पर जहाँ पर हिट किया वहाँ पर q मानो, और यहाँ पर जो है ना कॉन्टेक्ट हिट करने पर 50% ऑफ एनर्जी लॉस्ट, 50% इसका जो एनर्जी था ना वो ख़त्म हो जाता है। सो आप जानते हो यदि कोई बॉडी h हाइट तक जाए तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, √2gh होता है। या मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी होता है mgh, बोल सकते हो। क्लियर है? सो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जब ये स्ट्राइक करके ऊपर जा रहा था तो इसका एनर्जी mgh था। इसको मैं बोल देता हूँ EQ2 बोल देता हूँ। अब EQ का वैल्यू क्या है वो निकाल लेते हैं, मतलब कि जिससे ये हिट किया है। सो जिससे हिट किया है एनर्जी EQ हो गया, जो इस पॉइंट P पर एनर्जी है, डेट इज EP इज इक्वल टू mgh प्लस 1/2 mv0 स्क्वायर। भाई पॉइंट P पे काइनेटिक एनर्जी भी है 1/2 mv0 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी है mgh। सो क्या हो गया, mgh प्लस 1/2 mv0 स्क्वायर। तो यही कंडीशन हो गया। आपको मालूम है 50% एनर्जी लॉस हो रहा है। सो आप बोल दोगे EQ का 50%, मतलब ये जो EQ2 है ना वो इसका हाफ हो जाएगा। EQ का हाफ हो गया EQ2। सो ये हो जाएगा 1/2 mv0 स्क्वायर प्लस mgh इंटू 1/2 इज इक्वल टू mgh। बस यही कंडीशन था जो आपको समझना था। क्लियर है? कोई भी डाउट होने से कमेंट करके पूछिएगा। सो 1/2 mv0 स्क्वायर प्लस mgh इज इक्वल टू 2 mgh, और यहाँ से आ गया 1/2 mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, एंड यहाँ से आ गया आपको v0 का वैल्यू निकालना है। सो v0 इज इक्वल टू √2gh। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 2g का वैल्यू 10 हो गया, h का वैल्यू आपको 20 मीटर हो गया। सो यहाँ से फिर आप सॉल्व कर दोगे, √20 इंटू 20 डेट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आसान प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 है। बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, नीट 2016 से पिक किया गया है। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक अ वुड ब्लॉक ऑफ मास 2 kg which is suspended by a light inextensible string of length 5 meter. As a result, the center of gravity of block found to rise a vertical distance of 10 centimeter. The speed of bullet after it emerges out horizontally from the block is. So आप लोग इसको पॉज करके ट्राई कीजिए, तब तक मैं इसका फिगर ड्रॉ करता हूँ।
देखो यहाँ पर दिखाया गया एक 2 kg का एक ब्लॉक है और इनिशियली आपको रेस्ट में था। 10 ग्राम का एक बुलेट है जो इनिशियल वेलोसिटी u1 डेट इज़ 400 मीटर पर सेकेंड से आता है, इसको हिट करता है और फिर बाहर निकल जाता है और इसके कारण से इस ब्लॉक में एक वेलोसिटी v1 आता है। इस वेलोसिटी v1 के कारण ये जो ब्लॉक है ना 2 kg का, ये आपको 10 सेंटीमीटर हाइट तक जाता है। सो आपको निकालना है कि v2 का वैल्यू क्या है, मीन्स की वेलोसिटी बुलेट जिससे निकला है वो क्या होगा। सो आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो आपको मालूम है कि यदि कोई बॉडी का यदि वेलोसिटी v1 हो इनिशियली और वो हाइट आपको h हाइट तक जाएगा, तो ये h और v2 के बीच v1 के बीच का क्या रिलेशनशिप होगा। आप यदि एनर्जी कंजर्वेशन ब्लॉक पे लगाओगे, एनर्जी कंजर्वेशन ऑन ब्लॉक, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको v का वैल्यू होता है √2gh, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से 1/2, यदि इसका मास आप m2 मानोगे तो 1/2 m2 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2gh, बिकॉज यहाँ पर जब आया h हाइट पर ना तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया था। सो यहाँ से आ गया v1 इज इक्वल टू √2gh। अब आप यहाँ पर आपको h इसीलिए दिया है ताकि आप जो इनिशियल वेलोसिटी जिससे ये मूवमेंट कोलिजन के बाद शुरू किया है ना वो आप निकाल पाओ। सो ये हो जाएगा √2 इंटू 10 इंटू h का वैल्यू 10 सेंटीमीटर डेट इज 0.1 और यहाँ से ये आ गया √2 मीटर पर सेकेंड। सो क्लियरली ये आपको v1 का वैल्यू निकल गया। अब आप क्या करो कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो, Pi इज इक्वल टू Pf। सो इनिशियल मोमेंटम बुलेट और ब्लॉक में देखो, सो बुलेट का मास कितना हो गया 0.001, 10 ग्राम है ना तो 0.01 और इनटू वेलोसिटी हो गया 400। देखो 10 ग्राम को आप यदि 1000 से डिवाइड कर दो तो ये किलोग्राम हो जाएगा और प्लस ये इनिशियली 2 kg आपको रेस्ट में था, कोलिजन के बाद क्या हुआ 0.01 इंटू वेलोसिटी v2 आपको निकालना है प्लस 2 kg का जो ब्लॉक है उसका वेलोसिटी क्या निकल के आया √2। सो यही हो गया, आपको आंसर इसे निकल जाएगा। तो 0.01 v2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 डेट इज़ 4 माइनस 2 इंटू 1.414 ही कर दो, डेट इज़ 4 माइनस 2.8283 में अप्रॉक्सीमेटली लिख देता हूँ इसको मानते हुए और यहाँ से आ जाएगा 1.17। सो क्लियरली v2 हो गया 1.17 डिवाइडेड बाई 0.01 डेट इज़ 117 मीटर पर सेकेंड। सो इसका जो वेलोसिटी होगा बुलेट का कोलिजन के बाद होगा 117 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सबसे क्लोज देखो क्या है 120 मीटर पर सेकेंड। सो आंसर सी होगा। आसान प्रॉब्लम था, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9, ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। इस टाइप की प्रॉब्लम पूछते हैं, देखो कितनी बार पूछा गया है। 2 आइडेंटिकल बॉल्स A and B हैविंग वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली कोलाइड इलास्टिकली इन वन डायमेंशन। द वेलोसिटी ऑफ B and A आफ्टर कोलिजन रिस्पेक्टिवली विल बी। देखो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, यदि आइडेंटिकल बॉल बोलेगा और इलास्टिक कोलिजन बोलेगा तो वेलोसिटी सिंपली इंटरचेंज हो जाता है। मीन्स कि यदि वेलोसिटी इसका v1 हो, इसका वेलोसिटी आपको v2 हो, ठीक है, a और b का, और मास दोनों का सेम हो तो ये बिफोर कोलिजन का केस है। तो आफ्टर कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी v2 हो जाएगा, ये वेलोसिटी v1 हो जाएगा। ठीक है। सो अब देखो कि इसका वेलोसिटी था 0.5 तो इसका अब वेलोसिटी हो जाएगा 0.5, इसका वेलोसिटी है -0.3 तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा -0.3। ऑप्शन देख लो तो सी करेक्ट है। कितना आसान प्रॉब्लम था ये। अब प्रॉब्लम नंबर 10 देखते हैं, ये भी बहुत आसान प्रॉब्लम है। ए बॉल ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट स्ट्राइक अनदर बॉल ऑफ मास 5 kg विच इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। इफ द कोलिजन इज इलास्टिक देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विल बी रिस्पेक्टिवली। के सिंपल फार्मूला पर बेस्ड है। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में इसको जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हो। आप देखो कि जो फर्स्ट जो हर एक ऑप्शन में जो पहला पार्ट है ना 12 भी है, लेकिन जो दूसरा वाला है ना वो फिक्स है, वो क्या है, अलग अलग है। सो आप यदि दूसरे वाले का वेलोसिटी निकाल लोगे तो एक जो आ गया ना वही आपको आंसर हो जाएगा।
यदि दो बॉडी हो जो आपको u1 वेलोसिटी से u2 वेलोसिटी से जाए, आपको मास m1 और m2 से, और कोलिजन करे, और उसके बाद वेलोसिटी इसका आपको क्या हो जाए, v1 हो जाए, इसका v2 हो जाए, ठीक है, m1 और m2 मास का, तो जो फॉर्मूला होता है v1 का और v2 का। पहले मैं v2 का लिख देता हूँ। v2 होगा m2 माइनस m1 इंटू u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, फॉर्मूला डालकर निकाल दो, देखो जो ऑप्शन आ जाएगा वही सही होगा। m2 है आपको, ये आपको 10 kg है, और ये 5 kg है, ये इनिशियल वेलोसिटी है 10 और ये इनिशियल वेलोसिटी है 4। ये हो जाएगा, अब देखो m2 माइनस m1 5 माइनस 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10 15 प्लस 2m1 मीन्स कि 10, u1 का वैल्यू कितना है 10 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डेट इज़ 15। ये हो गया आपको, इसको मैं फर्दर सॉल्व कर देता हूँ। -5 इंटू 4 बाई 15 प्लस 200 बाई 15 डेट इज़ 180 बाई 15, इट इज़ 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड किसके लास्ट में, इसके लास्ट में। तो आंसर आपको सी हो जाएगा। यहाँ पर आप आंसर निकाल करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको v1 भी निकाल कर दिखा देता हूँ। v1 का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला को आप याद कर लो। दिस इज़ ट्रू फॉर इलास्टिक कोलिजन। और इन इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है, इस सब के लिए हम लोग थ्योरी में देखेंगे। ये वैल्यू आप डालोगे तो क्या होगा, 10 माइनस 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 15 डेट इज़ हो गया 50 बाई 15 प्लस 40 बाई 15 डेट इज़ 90 बाई 15 डेट इज़ 6 मीटर पर सेकेंड। हालांकि आप 6 मीटर पर सेकेंड भी निकालते तो आप ऑप्शन सीधे समझ जाते हैं कि सी ही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कोलिजन इन 2 डायमेंशन पर। यह आपको नीट 2015 से पिक किया गया है। ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M मूविंग विद द स्पीड v कोलाइड इलास्टिकली विद अनदर ब्लॉक ऑफ सेम मास कैपिटल M which is initially at rest. After collision the block first move at an angle theta with the initial direction and has a speed of v by 3. The second block's speed after the collision is. ये एक m मास का बॉडी है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक दूसरा आपको m मास का बॉडी है जो रखा हुआ था, और कोलिजन के बाद ये मान लो a है, ये b है, तो जो a है ना वो आपको थीटा एंगल बनाता है और v बाई 3 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर जाता है, और जो दूसरा है ना वो आपको कैपिटल M सपोज करो कि इस डायरेक्शन में आ रहा है v डैश से। तो आपको कैलकुलेट करना है v डैश का वैल्यू क्या है। ठीक है, आपको v डैश का डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है। यदि डायरेक्शन पूछ रहा होता तो आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर चूँकि इलास्टिक कोलिजन है तो बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी बोल दो। ठीक है, Ki इज इक्वल टू Kf। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज सेकेंड बॉडी आपको रेस्ट में था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 mv/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 mv डैश का होल स्क्वायर। आपको बस काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन प्रिंसिपल से ही हो जाएगा। m से m कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से हो गया v²/2 इज इक्वल टू v²/18, ठीक है, प्लस v डैश का होल स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगा v डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू v² माइनस v²/9 डेट इज़ 8v²/9, और v डैश हो गया 2√2v/3। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, लेकिन हम लोग दूसरे प्रॉब्लम्स में देखेंगे जब 2 डायमेंशनल होता है तो कैसे आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाकर सॉल्व करते हो। ये प्रॉब्लम नंबर 12 है जो कि नीट 2012 से लिया गया, मैं इसको सॉल्व कर दिया हूँ। ठीक है, two sphere A and B of masses m1 and m2 respectively collide. A is at rest initially and
and B is moving with a velocity v along x axis. After collision, B has a velocity v by 2 in a direction perpendicular to original direction. The mass A moves with collision in the direction. आप पॉज करके ट्राई कीजिए, ठीक है। सो दो स्फीयर है A और B, और इसमें A इनिशियली रेस्ट में है, ठीक है, जिसका मास m1 था, और B क्या है कि आपको v वेलोसिटी से उसकी तरफ आ रहा है। अब आपसे बोल रहा है कि कोलिजन के बाद जो B है ना, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v/2 वेलोसिटी से चला जाता है, तो आपको A का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो आप मानोगे कि A का जो डायरेक्शन है ना, वो ओरिजिनल डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में B चल रहा था उसे थीटा एंगल बना रहा है, मीन्स कि इस फिगर के अकॉर्डिंग, और उसका वेलोसिटी आप v' मान लोगे। तो आपको एंगल थीटा निकालना है, और ये बिफोर कोलिजन का केस है, आफ्टर कोलिजन का केस है। आई थिंक फिगर आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। सो पहले आप एलोंग एक्स एक्सिस लगा दो मोमेंटम कंजर्वेशन, फिर आप एलोंग वाई एक्सिस लगा देना। सो एक्स एक्सिस के एलोंग इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2 इंटू वी, ठीक है, बिकॉज ए रेस्ट में था। और क्या हो जाएगा, ये देखो फाइनल में तो b का एक्स एक्सिस के एलोंग कोई रोल नहीं होगा, a का होगा। a का क्या होगा, m1 v' cos थीटा, ठीक है, m1 v' cos थीटा। सो m2 v इज इक्वल टू m1 v' cos थीटा, और यहाँ से cos थीटा का वैल्यू ये आ गया। अब आप y एक्सिस के लॉन्ग लगाओगे तो इनिशियल y एक्सिस के लॉन्ग क्या है, 0। y एक्सिस के लॉन्ग तो कोई वेलोसिटी मूवमेंट नहीं है ना, और फाइनल हो गया m2 इंटू v/2 प्लस m1 v' साइन थीटा, ठीक है, यही होना चाहिए। सो देखो यही चीज़ लिखा गया होगा, ये हो गया एलोंग y एक्सिस के लॉन्ग हो गया 0 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस, अच्छा ये मिसिंग है, प्लस m1 v' साइन थीटा, और यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा माइनस m2 v/2 प्लस m1 v', ठीक है। अब साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। सो अब 2 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो आ जाएगा। सो 2 डिवाइडेड 1 करोगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा, -1/2/1 डेट इज -1/2, और थीटा हो जाएगा tan इनवर्स -1/2 फ्रॉम एक्स एक्सिस। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन पर बेस्ड है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 13। इसमें क्या बोला, 2 बॉडीज ऑफ मास 0.1 kg 0.4 kg मूव्स टुवार्ड्स ईच अदर। देखो टुवार्ड्स ईच अदर मतलब अपने एक दूसरे की तरफ आ रहा है, विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एंड 0.1 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर। स्टिक टुगेदर मीन्स परफेक्टली इन इलास्टिक। इन 10 सेकेंड द कंबाइंड मास ट्रेवल इज, एम्स 2010 का प्रॉब्लम है। सो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, Pi इज इक्वल टू Pf। ये देख रहे हो m1 u1 हो गया माइनस m2 u2, ये हो गया आपको इनिशियल मोमेंटम, और कोलिजन के बाद ये दोनों चिपक गया है और एक तरफ वेलोसिटी v से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू वी। सो इनिशियली ये हो गया, फाइनल ये हो गया, यहाँ से v का वैल्यू निकाल जाएगा। अब देखो कि ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा वो उसी तरफ दोनों को ले जाएगा। यदि m1 u1 ज़्यादा होगा तो बॉडी, नेट बॉडी इधर की तरफ जाएगा, और m2 u2 ज़्यादा होगा तो नेट बॉडी इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो m1 u1 ज़्यादा है, तो 0.1 माइनस 0.04 डिवाइडेड बाई, इसको जोड़ दोगे तो 0.5, ठीक है, दोनों मास को जोड़ने पर। तो यहाँ से आगे 0.12 मीटर पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, v क्या हो गया, कांस्टेंट, तो आपको डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो 0.12 इंटू 10 दैट इज 1.2 मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर 14, ये आपको नीट 1997 और एम्स 2001 से पिक किया गया है। ए मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर हैज़ अ हेड ऑन कोलिजन विथ अ स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 3 kg इफ आफ्टर कोलिजन बोथ बॉल मूव्स एज अ सिंगल मास परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, देन द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन इज। और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जो जनरल फॉर्मूला होता है उसमें 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाता है, और चूँकि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो ई का वैल्यू क्या होगा, 0, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं है। सो 1 माइनस 0 डेट इज 1।
तो यही आ गया फॉर्मूला और इसका वैल्यू अब पुट कर दिया गया है, तो ये आ गया आपको 60 जूल, सो लॉस हो गया 60 जूल। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको IIT 2017 से पिक किया गया, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, कोलिजन इन 2 डायमेंशन का। Two particles A and B of equal masses m are moving with a speed v। ठीक है, सो 2 मासेस, आप मैं स्मॉल m लिखा हूँ बिकॉज ये लिखने मेरे लिए ज़्यादा हैंडी होता है। सो ये आपको मूव कर रहा है स्पीड v से और ये फिगर ऑलरेडी दिया गया है। दे कोलाइड कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन का केस है, मतलब दोनों साथ में मूव करेगा, मूव एज ए सिंगल पार्टिकल c। The angle theta that the path of C makes with the x axis। सो आपको यही एंगल थीटा निकालना है। सो एक 30 डिग्री पर आ रहा था नीचे से, एक 45 डिग्री पर आ रहा था वर्टिकल से, और वेलोसिटी दोनों का सेम था v, दोनों का मास भी सेम है, और यहाँ पर आपको निकालना है कि ये एंगल थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। सिंपली आपको PI इज इक्वल टू PF एलोंग x एक्सिस एलोंग y एक्सिस। तो पहले एलोंग x एक्सिस लगाओगे तो A क्या है, इस तरफ आ रहा है एलोंग x एक्सिस, B इस तरफ आ रहा है एलोंग x एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, MV साइन 30 डिग्री। ये आपको 30 डिग्री है तो इसके तरफ हो जाएगा आपको कॉस कंपोनेंट, इस तरफ हो जाएगा साइन। सो ये हो जाएगा MV साइन 30 डिग्री, और इधर तरफ क्या हो जाएगा, MV साइन 45 डिग्री। सो इनिशियल मोमेंटम हो गया MV साइन 30 डिग्री माइनस MV साइन 45 डिग्री। इस डायरेक्शन को मैंने माना पॉजिटिव x और इस डायरेक्शन को मैंने माना पॉजिटिव y। और कोलिजन के बाद स्टिक करके दोनों मास साथ में जा रहा है v1 वेलोसिटी से। सो एंगल थीटा मान रहा है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा 2mv1 cos थीटा। ठीक है, अब वैसे ही y एक्सिस के लॉन्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, mv cos 30 डिग्री प्लस mv cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 2mv1 साइन थीटा। सो आपको 2 इक्वेशन है, यदि आप 2 डिवाइडेड बाई 1 करोगे, मतलब 2 में 1 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। सो tan थीटा का वैल्यू आ गया v cos 30 डिग्री प्लस v cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई v साइन 30 डिग्री माइनस v साइन 45 डिग्री, और यहाँ से आ जाएगा, अब वैल्यू पुट कर दो तो ये आपको आ गया √3 प्लस √2 डिवाइडेड 1 माइनस √2। सो यही आपको आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या होगा, आंसर आपको 2 होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 16। Problem number 16. A radiation of energy E falls normally on a perfectly reflecting surface. The momentum transferred to the surface is C is the velocity of light। AIPMT 2015 से पिक किया गया है। आपको मालूम है कि यदि कोई फोटोन का एनर्जी E होगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा, E/c। सो एक फोटोन है जो कि E/c मोमेंटम से परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हिट करता है और फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। सो आप बोल सकते हो कि मोमेंटम ऑफ फोटोन E/c है, जिससे कि आपने इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर उसने इलास्टिक कोलिजन किया। ठीक है, और इस इलास्टिक कोलिजन के बाद फिर से वो सेम एनर्जी E और सेम मोमेंटम E/c से मूव करता है। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होगा, ये क्या होगा, देखो चेंज इन मोमेंटम क्या है, इनिशियली इधर था E/c से और फाइनल इधर तरफ चला गया E/c से। तो E/c माइनस E/c दैट इज 2E/c, एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय फोटोन टू द सरफेस। सो मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय फोटोन टू द सरफेस इज 2E/c, और इतना ही जो मोमेंटम चेंज हुआ है फोटोन का भी। सो समझ गए होगे, बहुत आसान लगा होगा। अब हम लोग आइए कि कोलिजन का पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। आप सबको कोलिजन का आइडिया होगा, इसलिए कोलिजन के थ्योरी में हम लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग ब्रीफली इसके सारे कंसेप्ट को समझेंगे। सो कोलिजन क्या है, कोलिजन एक आइसोलेटेड इवेंट है जो 2 बॉडी के बीच में होता है, और इस 2 बॉडी जब कोलाइड करते हैं तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोर्स उनके बीच का एक्ट होता है, बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए। सो ध्यान दीजिए, आइसोलेटेड इवेंट है, कम ड्यूरेशन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, और इस कारण से एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ दोनों पार्टिकल का चेंज होता है। जब भी स्ट्रॉन्ग फोर्स जब कम ड्यूरेशन के लिए लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। सो इन कोलिजन पार्टिकल मे और मे नॉट
कम इन रियल टच, लाइक सपोज करो कि कोलिजन दो बिलियर्ड बॉल के बीच में होगा, बॉल बैट के बीच में होगा, तो वो आपको रियल टच में आएंगे। लेकिन यदि अल्फा पार्टिकल का कोलिजन न्यूक्लियस के साथ होता है इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो एग्जैक्टली कोलिजन नहीं होता है, बिकॉज न्यूक्लियस के पास नहीं जाता, वो डेविएट कर जा रहा है, ठीक है, या फिर डेविएट करके लौट जा रहा है। सो ये भी एक टाइप का कोलिजन है, क्योंकि वो टच नहीं कर रहा है। सो कोलिजन के लिए फिजिकल कांटेक्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम जो स्टेजेस ऑफ कोलिजन समझते हैं, सो क्लियरली कोलिजन का 3 स्टेज होता है, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। और स्ट्रॉन्ग फोर्स केवल ड्यूरिंग कोलिजन लगता है, आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन में कोई फोर्स नहीं लगता है। सो दिस इंटरैक्शन फोर्स आर वेरी लार्ज एंड ऑफन डोमिनेटिंग फोर्स गवर्निंग द मोशन ऑफ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटरैक्टिंग फोर्स इज ऑफन अननोन, हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं अप्लाई करते, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। तो ये फिगर भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। अभी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अक्सर बात करते हैं। सो कोलिजन में जब दो बॉडी आता है तो कोलाइड करते वक्त एक तो अप्रोच कर रहा है, एक सपोज करो ये m1 है और ये वेलोसिटी u1 से है, और ये m2 है और वेलोसिटी u2 है, और कोलिजन के बाद ये आपको v1 है, ये v2 है, ये m1 है, ये m2 है। सो आपको अप्रोच किस वेलोसिटी से कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा वेलोसिटी ऑफ मास m1 विथ रिस्पेक्ट टू मास m2। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया आपको u1 माइनस u2, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, जितना तेजी से ये m2 आगे जा रहा है m1 के रिस्पेक्ट में। सो ये क्या हो जाएगा v2 माइनस v1। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, देखो यहाँ पर रिलेटिव वर्ड हुआ ना, विथ रिस्पेक्ट टू other body and relative velocity of approach, and defined as the coefficient of restitution, that is E is equal to v2 minus v1 divided by u1 minus u2, और ये आ गया आपको v2 minus v1 is equal to E u1 minus u2। अब क्या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेम होता है, तो E का वैल्यू 1 हो जाता है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E का वैल्यू 0 हो जाता है, मीन्स कि दोनों बॉडी एक दूसरे से चिपक के चलते हैं, स्टिक होकर चलते हैं, सेपरेट ही नहीं होंगे। सो इस केस में v1 v2 के इक्वल हो जाएगा। और it means two bodies stick together and move with same velocity। और इन इलास्टिक कोलिजन थर्ड कैटेगरी है, जो कि इन दोनों के बीच में लाई करता है, जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 से 1 के इक्वल में होता है, दैट इज v2 माइनस v1 इज इक्वल टू E u1 माइनस u2। सो in short we can say that E is the degree of elasticity of collision and its dimensionless quantity। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोलिजन में क्या है कि स्ट्राइक होने से पहले ये दोनों टच नहीं कर रहा है, स्ट्राइक हुआ तो ये दोनों एक दूसरे से एकदम चिपक गया। सो इस केस में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होता है, और ये डिफॉर्मेशन फिर से ख़त्म हो जाता है इलास्टिक कोलिजन के केस में, जब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन के केस में ये डिफॉर्मेशन कम्प्लीटली फिनिश नहीं होता है। सो ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है ना, इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। जब भी किसी चीज़ का शेप चेंज होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो पोटेंशियल एनर्जी को इम्पैक्ट करता है। सो कोलिजन के इस प्रोसेस में, कोलिजन में पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है, और जहाँ कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन में ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। लेकिन अदर टाइप के कोलिजन में ये आपको कंप्लीटली रिकवर नहीं होता है, इसलिए फाइनल इनिशियल के इक्वल नहीं होता है, और कुछ अदर हीट, साउंड, ये सब में भी लॉसेस हो जाते हैं। अब मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन इन कोलिजन देख लेते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन हर हालत में अप्लाई होगा, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स सच एज ग्रेविटी, फ्रिक्शन, ये सब को हम लोग अकाउंट में नहीं लेते हैं, क्योंकि कोलिजन का ड्यूरेशन बहुत कम होता है। और एवरेज इम्पल्स फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलिजन इज मच लार्जर देन द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एंड सिंस दिस इम्पल्सिव फोर्स इज इंटरनल, ये जो इम्पल्सिव फोर्स एक दूसरे पर लगा रहे हैं ना, एक बॉडी इस पर, ये बॉडी इस पर, तो ना ये इंटरनल है, इसलिए आप इस एज ए सिस्टम लोगे ना, तो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स होगा तो आप मान सकते हो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और टोटल मोमेंटम कंजर्व है।
सो मोमेंटम कंजर्वेशन PI इज इक्वल टू PF कोलिजन के हर सिनारियो में, हर सिचुएशन में काम करता है, और ये आपको रामबाण है, ठीक है। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में आप बोल सकते हो कि कोलिजन में टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व होता है। टोटल एनर्जी में मतलब क्या हो गया आपको, मैकेनिकल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, हीट एनर्जी, सो सब एनर्जी को आप मान लोगे ना, साउंड एनर्जी, तो टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। आपको ये एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल पता है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी सारे कोलिजन में ट्रू नहीं होता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लीकेबल है, यस है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लीकेबल है तो केवल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में अप्लीकेबल है। सो कोलिजन बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ध्यान दो, परफेक्टली इलास्टिक में क्या है, कोलिजन से पहले का काइनेटिक एनर्जी और बाद का काइनेटिक एनर्जी सेम होता है, ठीक है। कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडी साथ साथ चलता है, ठीक है, सेम वेलोसिटी से। और जो इन इलास्टिक कोलिजन है इन दोनों के बीच का है, साथ साथ चलेगा नहीं, लेकिन क्या है कि पूरी तरह से एनर्जी कंजर्वेशन भी नहीं रहेगा। सो KI इज़ नॉट इक्वल टू KF, इसमें भी होगा, KI इज़ नॉट इक्वल टू KF, इसमें भी होगा, इसमें होगा KI इज़ इक्वल टू KF, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। क्लियर है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लोग देख चुके हैं, इसमें 1 होता है, इसमें 0 से 1 के बीच में होता है, इसमें 0 होता है। सो आप इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आपको नहीं पता है, आपको सब पता है इसमें, ठीक है। इसका एग्जांपल दिया गया है, लाइक इलास्टिक कोलिजन का है, कोलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल बाउंसिंग ऑफ बॉल विथ सेम वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विद द अर्थ। हालांकि ये प्रैक्टिकली नहीं संभव होता है, लेकिन यदि ये कंडीशन दिया जाए तो आप बोल सकते हो इलास्टिक कोलिजन है। मैक्सिमम जो कोलिजन होते हैं वो आपको इन इलास्टिक कोलिजन के कैटेगरी में लाई करते हैं, बिकॉज साथ साथ तो चलते नहीं हैं, और बहुत सारे कोलिजन ऐसे होते हैं जो कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के कैटेगरी में लाई करते हैं। अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोलाइडिंग बॉडी आप कैसे कोलिजन को डिफाइन करते हो। सो बेसिकली 2 है, हेड ऑन और 1 डायमेंशनल कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या हो गया कि मोशन ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज अलोंग द सेम लाइन। जिस लाइन पर आ रहा हो, चल रहा हो, उसी लाइन पर चलता रहता है, डेविएशन नहीं करता है, 1 डायमेंशनल होता है, तो आप बोलते हो हेड ऑन और 1 डायमेंशनल कोलिजन। इसमें इम्पैक्ट पैरामीटर जो होता है 0 के इक्वल होता है। अब ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है वो हम लोग आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट होता है ऑब्लिक कोलिजन, और सेकंड होता है ऑब्लिक कोलिजन। इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर कोलिजन इज नॉट अलोंग द इनिशियल लाइन ऑफ मोशन देन इट इज कॉल्ड एज ऑब्लिक कोलिजन। और ये आपको कोलिजन को 2 डायमेंशनल भी हो सकता है यदि कोलिजन पार्टिकल सेम प्लेन में हो, और यदि सेम प्लेन में ना हो तो वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। इम्पैक्ट पैरामीटर कैसे डिफाइन करते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ 2 कोलाइडिंग बॉडी। जैसे इस फिगर में देखोगे तो इसका वेलोसिटी वेक्टर इसके लॉन्ग है u1 और u2 इसके लॉन्ग है, तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लाइक मैं यहाँ पर फिगर फिर से बता देता हूँ। देखो यदि ये ऐसा हो तो ये रहा। अब क्या है ना कि ये इम्पैक्ट पैरामीटर हुआ इसके वेलोसिटी वेक्टर दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस b, और इम्पैक्ट पैरामीटर b किसके किसके बीच में लाई करेगा, 0 एंड r1 प्लस r2। सो यदि मान लेते हैं कि जस्ट कोलिजन का केस होगा ना, उस समय क्या होगा कि ये आपको जस्ट कोलिजन का केस है, इसमें वेलोसिटी वेक्टर के बीच का डिस्टेंस क्या है, r1 ये हो गया, r2 ये हो गया। सो r1 प्लस r2 ये मैक्सिमम हो सकता है इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू। इनफैक्ट इससे थोड़ा कम ही होना चाहिए तभी कोलाइड कर पाएगा। और 0 कब होगा, जब वो आपको हेड ऑन कोलिजन होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में देख लेते हैं। सो बेसिकली ये इन इलास्टिक कोलिजन कहने के लिए है, यहाँ पर हम लोग ई का वैल्यू चेंज करके आपको इलास्टिक कोलिजन भी समझेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन भी समझेंगे। सो फिगर दिया गया है, बिफोर कोलिजन का केस है, आफ्टर कोलिजन का ये फिगर है,
और क्लियरली ये आपको v2 माइनस v1 जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा वो e इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा, और यहाँ से ये आ गया फॉर्म ये इक्वेशन 1। फिर आप मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर दिए और इन दोनों को इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया तो ये फॉर्मूला आया, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस ई m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस ई m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। एकदम बिल्कुल इसको आप याद कर लो, इसको याद करो, ठीक है। रिमेंबर मैं बोल दे रहा हूँ। उसी तरह से v2 का भी फॉर्मूला आप याद कर लो, ठीक है। एग्ज़ाम में निकालने की जगह फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम भी आते हैं। सो v2 हो गया 1 प्लस ई m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 माइनस ई m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए e का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आपको मालूम है। सो जैसे e का वैल्यू 1 डालोगे ये इक्वेशन इसमें चेंज हो गया। इसको भी चाहो तो आप याद कर लो, ठीक है। सो ये वाला हो गया m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1। इसी पर बेस्ड हम लोगों ने एक प्रॉब्लम भी बताया, 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और v2 का वैल्यू हो गया m2 माइनस m1 u2 प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसको याद कैसे करोगे, जब भी v1 निकालना हो ना तो सेकेंड वाला टर्म क्या होगा, 2m2 u2, एकदम जो दूसरा वाला दोनों है। और फर्स्ट टर्म क्या होगा, m1, यहाँ v1 है तो ये m1 माइनस m2 इंटू u1, और v2 होगा तो ये क्या हो जाएगा 2m1 u1 m2 माइनस m1 इंटू u2। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए e का वैल्यू 0 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करोगे तो v1 और v2 सेम आएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2। और ये आसान भी है, दोनों बॉडी साथ में जा रहा है वेलोसिटी v से m1 प्लस m2, और इनिशियली आपको क्या है u1 m1 m2 u2। सो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। सो आई थिंक अब काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कोलिजन, वो हम लोग देख लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम काइनेटिक एनर्जी के कैसे आते हैं। पहला आता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, दूसरा आता है ट्रांसफ़र ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ। ये बेसिकली आपको इलास्टिक कोलिजन के कंटेक्स्ट में पूछता है, और फिर पूछता है कि कितना वो काइनेटिक एनर्जी रिटेन किया। तो पहले लॉस का केस देख लेते हैं। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी में लॉस मतलब क्या हो गया कि इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल ज़्यादा होगा फाइनल से, मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी के आई मस्ट बी ग्रेटर देन के एफ होगा, तभी आपको लॉस हो रहा है। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर आपको ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। इसमें v1 और v2 का हम लोगों ने फार्मूला जो निकाला है वो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो लॉस का फार्मूला ये आता है। और आप e का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या होगा, e का वैल्यू आप 1 रखोगे तो डेल्टा के क्या हो गया 0। सो e का वैल्यू 1 किस में होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, सेम रहता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। सो ये क्लियर है। और यदि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में आपको जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो मैक्सिमम होता है, सो ई का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो परफेक्टली completely in elastic collision या perfectly in elastic collision, and this is maximum loss in kinetic energy। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो जनरल वाला था वो तो फॉर्मूला आपको मालूम ही है। अब देखते हैं स्पेशल केसेस ऑफ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन का स्पेशल केस क्या है, ये सीधे पूछता है और आपके बहुत काम आएगा ये। देखो प्रोजेक्टाइल और टारगेट दोनों सेम मास का है। यहाँ पर यदि ये m1 है जो u1 से जा रहा है और हिट कर रहा है m2 को जो u2 से जा रहा था, तो हम लोग इसको हमेशा टारगेट बोलेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब ये देखो क्या है कि यदि टारगेट एंड प्रोजेक्टाइल दोनों सेम मास का हो और m1 m2 के इक्वल हो गया, डेट इज इलास्टिक कोलिजन में। ध्यान दो, मास सेम हो, इलास्टिक कोलिजन हो तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। यहाँ पर फिगर से आपको दिखाया गया है, क्लियर है। सो 50-20 था, 20-50 हो गया।
इसमें यदि दूसरा बॉडी का वेलोसिटी जीरो है, मीन्स कि यदि ये आपको जीरो वेलोसिटी में है तो कोलिजन के बाद ना जो पहला बॉडी है m1 वो हो जाएगा रेस्ट में, उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा जीरो, और दूसरा बॉडी पहले वाले का वेलोसिटी u1 लेकर चल देगा। आसान था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस देखते हैं। इफ़ मैसिव प्रोजेक्टाइल कोलाइड्स लाइट टारगेट, मीन्स कि भारी भरकम कोई बॉडी आता है और छोटा बॉडी को हिट कर देता है तो क्या होगा। सो मैसिव प्रोजेक्टाइल है, मीन्स कि m1 इज़ वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू m2, और आप बोल सकते हो कि m1 प्लस m2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू m1 एंड m1 माइनस m2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू m1। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। v1 क्या आएगा, v1 आएगा आपको m1/m1 u1 प्लस ये हो गया 2m2 u2 बाई m1 प्लस m2, और ये डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, ठीक है, न्यूमरेटर से, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा u1 के। आप सोच भी सकते हो जब कोई भारी भरकम चीज़ आएगा और किसी को हिट करेगा तो भारी भरकम चीज़ पर कुछ असर नहीं होगा, छोटा चीज़ पर फेंका जाएगा। सो क्लियरली आप ऐसे समझ लो कि m2 को अप्रॉक्सीमेटली जीरो करके हम लोगों ने निकाल लिया, v1 का वैल्यू u1 आया और v2 का वैल्यू आया 2u1 माइनस u2। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, बार बार एग्ज़ाम में आपको याद करने की एग्ज़ाम में निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसको अप्लाई कर देना। द कोलिजन ऑफ ए ट्रक विथ अ साइक्लिस्ट, m1 दिया गया 10³ kg, m2 90 kg है, इसका वेलोसिटी है 100 किलोमीटर पर आवर, इसका 10 किलोमीटर पर आवर। ये आपको प्रोजेक्टाइल है, ये टारगेट है, बिफोर कोलिजन का है, आफ्टर कोलिजन का केस, तो u1 आपको v1 के इक्वल होगा, और जो v2 है ना, ये v2 ये किसके इक्वल होगा, 2u1 माइनस u2, मीन्स कि 200 माइनस 10 190, ये किसके बराबर होगा, 2 × 100 माइनस 10, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सब केस देख लेते हैं। यदि दूसरा बॉडी रेस्ट में है तो क्या होगा। सो दूसरा बॉडी रेस्ट में हो जाएगा तो u2 जीरो हो जाएगा, और v1 तो सेम रहेगा u1 के, लेकिन v2 हो जाएगा 2u1 के। आसान था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ लाइट प्रोजेक्टाइल कोलाइड्स विद अ हेवी टारगेट, ठीक है, हेवी टारगेट से कर रहा है तो टारगेट हेवी है, मीन्स कि जो m2 है ना उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। सो m2 इज़ वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू m1, और इसमें आप m1 को अप्रॉक्सीमेटली जीरो के इक्वल करोगे, सेम कैलकुलेशन करोगे तो v1 क्या आ गया, v1 आ गया माइनस u1 प्लस 2u2 और v2 u2, मीन्स कि जो भारी बॉडी है उस पर तो कुछ असर नहीं होगा, ठीक है, भारी बॉडी को कुछ असर नहीं होगा। हल्का बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो होगा माइनस u1 प्लस 2u2, ध्यान दो, माइनस u1 प्लस 2u2। सो यहाँ पर देखो ये है कि आपको दिया गया बॉल है 50 ग्राम का है, 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, भारी भरकम एक कोई बॉडी है जो जा रहा है सामने की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से, उसको हिट किया तो आप देख लो जो भारी भरकम बॉडी उसके वेलोसिटी में कुछ अंतर नहीं आएगा। सो ये 2 का 2 रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2, मतलब भारी भरकम बॉडी का जो वेलोसिटी उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और घटा दो हल्के वाले का वेलोसिटी से। सो -30, सो आ गया 4 - 30 डेट इज़ -26। ये आपको याद रखना होगा इतना। सब केस है कि यदि जो सेकेंड बॉडी है वो रेस्ट में है, टारगेट रेस्ट में है, तो आपको u2 का वैल्यू जीरो हो जाएगा। सो ये v1 इज इक्वल टू माइनस u1 और v2 इज इक्वल टू 0। So the ball rebound with the same speed in opposite direction when it collides with a stationary and very massive wall। तो बहुत मैसिव वॉल के पर फेंकोगे ना तो सेम स्पीड से वो लौट आता है। सो हम लोग देख लिए ट्रांसफ़र जो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस था वो देख लिए, स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन देख लिए। अब ट्रांसफ़र ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन देख लेते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र कितना हो गया इलास्टिक कोलिजन में। सो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोजेक्टाइल टू टारगेट, ठीक है, आपको मालूम है टारगेट क्या था और प्रोजेक्टाइल क्या है। प्रोजेक्टाइल m1 u1 है, ठीक है, और ये टारगेट को इसने हिट किया m2 u2 से। सो काइनेटिक एनर्जी कितना ट्रांसफ़र हुआ, और फिर जो प्रोजेक्टाइल क्या था वो v1 वेलोसिटी से चला गया मास m1 का, तो इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल का ये है, इनिशियल ये है, तो इनिशियल माइनस फाइनल जो एनर्जी होगा, चूँकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो ये कहाँ गया एनर्जी, इस एनर्जी को इसको दे दिया, ठीक है।
सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा या डिक्रीज क्या होगा, 1/2 m1u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1v1 स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/2 m1u1 माइनस v1 स्क्वायर। और आप यदि फ्रैक्शनल क्या डिक्रीज हो रहा है, फ्रैक्शनल डिक्रीज के लिए, परसेंटेज डिक्रीज के लिए जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड करोगे तो ये आ गया वैल्यू 1 माइनस v1/u1 का होल स्क्वायर। v1 का वैल्यू आपको मालूम है इलास्टिक कोलिजन के केस में क्या होता है, इसको पुट करोगे तो ऑप्शन क्या आ गया आपको, डेल्टा k बाई के आ गया 1 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और उसको आपने इस फॉर्म में लिखा। अब ये इतना हम लोगों ने किया क्यों है वो आपको समझ में आ जाएगा। आप बस ध्यान दो कि आपने जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ ना, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, या जितना काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र उसने किया प्रोजेक्टाइल ने, वो ये है, ठीक है, ये याद रखो। अब ये मैं इस फॉर्मेट में क्यों लिखा, ये तो आपको याद हो ही गया। इस फॉर्मेट में इसलिए लिखा कि मैं ये डिनोमिनेटर को ऐसे कर दूंगा ना तो मैं निकाल पाऊंगा कि किस कंडीशन में आपको मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो रहा है। देखो ये टर्म का मिनिमम, जो डिनोमिनेटर जो टर्म है ना, ये इसका आपको क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। सो मिनिमम वैल्यू के लिए आप इसको इस फॉर्मेट में लिखें, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4 m1 m2 के रूप में। मीन्स m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू होगा तब जब m1 इज इक्वल टू m2 के इक्वल हो जाएगा, और वो वैल्यू हो गया 4 m1 m2 के। क्लियर है? सो आप देखो, ग्रेटर द डिफरेंस इन मासेस द लेस विल बी द ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा, और मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी तब होगा जब दोनों का मास सेम होगा, और उस केस में 100% आपको ट्रांसफ़र हो जाता है। आपको मालूम है कि इलास्टिक कोलिजन में यदि सेम मास हो, m मास हो तो क्या होता है, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है, मीन्स कंप्लीट उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। सो फॉर नॉन इक्वल मास के लिए क्या होता है रेशो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कि जो टारगेट है उसका मास n इंटू m1 है, तो ये डेल्टा k बाई क्या हो जाएगा, 4n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n का होल स्क्वायर। आपको मालूम है डेल्टा k बाई के होता है 4 m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। सो आपको m2 है n m1 के इक्वल, तो यहाँ से यही आ जाएगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, ये सब एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है, पूछेगा, फिर आपको वहाँ पर निकालने की जगह आपको आइडिया होना ज़रूरी है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे हम लोग इसमें। सो काइनेटिक एनर्जी कितना ट्रांसफ़र किया वो तो मालूम कर लिए, अब काइनेटिक एनर्जी कितना प्रोजेक्टाइल अपने पास में रखा उसके लिए बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड। सो डेल्टा k बाई के रिटेन क्या होगा, ये आपको ट्रांसफर्ड है, सो रिटेन के लिए 1 माइनस ट्रांसफर्ड कर दोगे, बिकॉज डेल्टा k बाई क्या है, फ्रैक्शनल है, ठीक है, 1 से छोटा होगा। सो 1 टोटल है, तो 1 माइनस ट्रांसफर्ड, और ये आ गया इसके इक्वल। सो अब ध्यान दो कि ट्रांसफर्ड निकालने को कहे तो निकाल देना 1 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और रिटेन निकालने के लिए बोले तो करोगे m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये आपको रिटेन्ड का केस है, ये आपको ट्रांसफर्ड का केस है। और कौन ट्रांसफ़र कर रहा है, प्रोजेक्टाइल कर रहा है टारगेट को। एक प्रॉब्लम देख लेते हैं इस पर। ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v मेक्स एन हेड ऑन कोलिजन विथ अनदर बॉडी ऑफ मास 2m, मीन्स m मास के बॉडी 2m मास के बॉडी को कोलाइड किया जो कि रेस्ट में था, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी क्या होगा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, मीन्स कि ट्रांसफर्ड क्या होगा, वो होता है 1 माइनस m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, डेट इज़ आ गया ये आपको डेल्टा k बाई के 8/9। सो 8/9 ये आपको ट्रांसफ़र कर दिया। रिटेन कितना रखा, रिटेन ये 1/9 रखा। सो आप ऐसे समझो कि m मास का बॉडी यदि 2m मास के बॉडी को हिट करेगा तो हिट करने से पहले इसके पास एनर्जी था k, इसके पास था 0। अब हिट करने के बाद इसको हो गया इसके पास k/9 और इसके पास हो गया 2m 8k/9। ध्यान दो, ये इलास्टिक कोलिजन का केस है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन
मासेस फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटी मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ये कभी कोई पूछता है कि मास का क्या रेशियो होगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी का ट्रांसफर हो, मोमेंटम का ट्रांसफर हो और काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर हो। तो पहले वेलोसिटी का देख लेते हैं। ये बिफोर कोलिजन का केस है, आफ्टर कोलिजन का केस है। आफ्टर कोलिजन के बाद वेलोसिटी ये होगा। अब मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटी मीन्स कि जो सेकेंड बॉडी है ना उसका मैक्सिमम वेलोसिटी हो। तो सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने लिखा, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, जब आपको इसमें आपको कंडीशन ध्यान दो, इस फॉर्मूला को डिराइव किया गया जब सेकेंड बॉडी रेस्ट में है। ध्यान दो किस में है, रेस्ट में है। सो यदि रेस्ट में नहीं होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई मत करना। सो U2 यदि 0 के इक्वल हो गया और मासेस का रेशियो n हो गया, मीन्स कि m1/m2 n के इक्वल हो गया, तो V2 हुआ 2U1/1 + n। सो मैक्सिमम वेलोसिटी सेकेंड बॉडी का तब होगा जब आपको n का वैल्यू मिनिमम हो। n का वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। n डिनोमिनेटर में आया है, और n मिनिमम कब होगा, n है m2/m1 जो ऑलमोस्ट आपको 0 के इक्वल हो। ठीक है, क्योंकि n का मिनिमम वैल्यू आपको 0 हो सकता है। सो 0 के इक्वल तब होगा जब m2 m1 से बहुत छोटा हो। सो टारगेट शुड बी वेरी लाइट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल। यदि टारगेट बहुत हल्का होगा प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में ना, तो ये आपको मैक्सिमम वेलोसिटी का ट्रांसफ़र होगा। सो U2 सेकेंड जो टारगेट हो वो रेस्ट में हो, और टारगेट यदि प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में बहुत हल्का हो तो मैक्सिमम वेलोसिटी का ट्रांसफ़र होता है। अब देखते हैं कि मैक्सिमम मोमेंटम का ट्रांसफ़र कब होगा। सो ऐसे ही करके फॉर्मूला निकाला गया है, और डिनोमिनेटर के टर्म में आया 1/n। 1/n आ गया बिकॉज आपको मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। सो m2 का वैल्यू हो गया nm1। आपको मालूम है m2/m1 है n के बराबर। सो nm1 इंटू 2u1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 + n। फॉर्मूला आपको मालूम है ना क्या है, 2v2 का वैल्यू हो गया 2m1u1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। क्लियर है। सो ये हो गया आपको m1 2m1 इंटू u1 डिवाइडेड बाई m1 + m2 का वैल्यू हो गया nm1 इंटू मास m2। सो ये m2 हो गया, ये हो गया 2m1 u1 इंटू nm1 डिवाइडेड बाई m1 1 + n। सो ये आ गया आपको 2u1 m1 डिवाइडेड बाई 1 + 1/n। यही चीज़ आ गया ना। सो क्लियरली आपको मैक्सिमम मोमेंटम ट्रांसफ़र कब होगा, जब ये टर्म मिनिमम हो जाएगा। ये टर्म मिनिमम तब होगा जब n का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और n का वैल्यू क्या है, m2/m1, डेट इज़ ये इन्फिनिटी हो, मीन्स कि m2 m1 से बहुत बड़ा हो। सो टारगेट बहुत ज़्यादा मैसिव होगा ना, तब मोमेंटम का सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा। और उसी तरीके से तीसरा केस हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए, देखो यहाँ पर लिखा गया है मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेकेंड बॉडी का निकाला गया, और फिर उसी तरीके से कैलकुलेशन करने पर डिनोमिनेटर को आपको मिनिमम वैल्यू किया गया। आप इसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये n का वैल्यू 1 हो गया, मीन्स कि मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए दोनों का मास इक्वल होना चाहिए। सो ये बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट केसेस है जिसको यहाँ पर लिखा गया है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए टारगेट शुड बी वेरी लाइट, मोमेंटम का ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो फॉर्मूला ये हो रहा है, और इसके लिए टारगेट शुड बी वेरी मैसिव, और काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला ये है, और इसके लिए टारगेट एंड प्रोजेक्टाइल शुड बी ऑफ इक्वल मास। कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछिए, ठीक है। अभी जस्ट आपका रिवीजन मैं करवा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट वे में मुझे करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट होगा है केस परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन में आपको अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना होगा, वाई एक्सिस के अलोंग लगाना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाना होगा। सो ये सारे चीज़ को करने के बाद भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपको इसमें थीटा है, फाई है, m1 है। आपको सपोज कर m1 दिया जाएगा, u1 दिया जाएगा, m2 दिया जाएगा, u2 दिया जाएगा, तब भी आपको क्या क्या वेरिएबल निकालने होंगे, v1 क्या होगा, v2 क्या होगा, थीटा क्या होगा, फाई क्या होगा। 4 वेरिएबल निकालने होंगे। 4 वेरिएबल के लिए आपको 4 इक्वेशंस चाहिए होंगे।
सो इट्स डिफ़िकल्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम जब तक कि आपको कुछ डेटा नहीं दिया गया हो। तो कुछ डेटा कभी कभी जो पूछता है सवाल वो मैं बता देता हूँ। मास इक्वल कर देता है, m1 इज इक्वल टू m2 कर देगा और u2 0 के बराबर कर देगा। मीन्स कि इक्वल मास है और दूसरा बॉडी आपको रेस्ट में है, तो cos थीटा प्लस फाई आपको 0 के इक्वल होता है। डेट इज थीटा प्लस फाई इज π/2। मीन्स कि यदि एक इक्वल मास का बॉडी आया, इसको इक्वल को हिट किया जो रेस्ट में था और ये u वेलोसिटी से आएगा, तो ये जो हिट करके यदि ऑब्लिक कोलिजन में ये दोनों बॉडी जाएगा ना, वो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सो आई थिंक ये अच्छा कंसेप्ट है जिस पर कभी कभी पूछता है सवाल। सो आफ्टर परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास, इफ द सेकेंड बॉडी इज रेस्ट, द स्कैटरिंग एंगल विल बी थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक आध प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग। A ball moving with velocity 9 meters per second collide with another similar stationary ball. After the collision, both the ball moves in the direction making an angle 30 degree with the initial direction. After the collision, their speed will be. So ये दिया गया है कि 30 डिग्री से दोनों स्कैटर्ड हो गया है, ठीक है। सो आपको निकालना है कि स्पीड क्या होगा, ठीक है। सो ये दोनों आपको सिमिलर मास का बॉल है और सिमिलर वेलोसिटी से मूव किया है। सो इनिशियल आपको हॉरिजॉन्टल मोमेंटम सिस्टम का पता है, फाइनल आपको पता है। सो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिए तो v का वैल्यू आ गया 5.2 मीटर पर सेकेंड। आसान प्रॉब्लम था, मोमेंटम कंजर्वेशन से सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। ए बॉल ऑफ मास 1 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विथ अनदर स्टेशनरी बॉल। आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट बॉल मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड in the direction making an angle 90 degree with the initial direction, the momentum of second ball। आपको क्लियर पता है 1 kg का बॉल को A मानो, ये B मानो। सो A कोलिजन के बाद इस डायरेक्शन में जाता है, B आपको थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है। आपको मोमेंटम निकालना है सेकेंड का। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। मोमेंटम कंजर्वेशन में लगा दिया एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के एलोंग ये हो गया p cos थीटा, वाई एक्सिस के एलोंग तो इनिशियल मोमेंटम आपको क्या है, 0 है। इनिशियल मोमेंटम 0 है। सो आपको हो जाएगा 0 प्लस इज इक्वल टू 0.3 इंटू 1 प्लस 0. p इंटू साइन थीटा, इनफैक्ट माइनस साइन के साथ, ठीक है, साइन थीटा। देखो इसका मोमेंटम नीचे की तरफ होगा ना, p साइन थीटा, इसका हो गया 0.3 इंटू 1। सो यहाँ से आ जाएगा 0.3 इज इक्वल टू p साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखा गया है। समझ गए ना। सो यहाँ से आपको p का वैल्यू निकालना था, तो p cos थीटा निकल गया, p साइन थीटा निकल गया, स्क्वायर करके ऐड कर दो, आ गया आंसर। आसान प्रॉब्लम था। अब हम लोग कोलिजन में दो स्पेशल केस देखने वाले हैं। पहला है रिबाउंडिंग ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन विद द ग्राउंड और दूसरा होगा आपको कोलिजन ऑफ बुलेट एंड द वुडन ब्लॉक। सो आइए एक करके देख लेते हैं। सपोज करो किसी बॉल को आप h0 हाइट से ड्रॉप करते हो, तो आपसे पूछता है कि इसका वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या होगा, ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और कितने टाइम के बाद स्टॉप करेगा। मीन्स कि टोटल आपको डिस्टेंस पूछता है, डिस्टेंस टोटल क्या होगा, कितने टाइम के बाद ये स्टॉप करेगा। यदि इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो e है तो कैसे निकालेंगे। तो यदि h0 हाइट से आप ड्रॉप करोगे तो यहाँ पर जिस वेलोसिटी से ये हीट करेगा वो क्या होगा, √2gh h0, ठीक है। सो √2g h0 वेलोसिटी से ये हिट करेगा और चूंकि इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है तो फिर से जब ये ऊपर की तरफ वेलोसिटी से ऊपर जाएगा वो क्या होगा, e इंटू √2g h0। क्लियर है। अब फिर ये जो हाइट जाएगा, ये हाइट h, यदि सपोज करो कि कोई बॉडी का वेलोसिटी v1 हो और वो हाइट कितना जाता है, यदि वो हाइट h1 जाता हो तो h1 क्या होता है, v1² / 2g। ये सारे फॉर्मूला आपको पता होंगे। सो ये हालांकि हो रहा है एक ही स्टेप पर, इसी लाइन पे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं अलग अलग लाइन में दिखाया हूँ। और पहली बार ये जब ज़मीन पर आया उसमें टाइम t0 लगा, उसके बाद फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, उसमें टाइम t1 लगा। ये एक ही लाइन में हो रहा है, आपको समझाने के लिए मैं ऐसा फिगर बनाया हूँ। और हाइट ये h1 तक गया, दूसरी बार ये हाइट h2 तक गया और टाइम t2 लगा, और ऐसे करते करते एक समय के बाद स्टॉप हो जाता है।
सो आइए हम लोग एक करके इसका वैल्यू निकालते हैं। यदि बॉल आपको h0 हाइट से ड्रॉप किया गया था तो वेलोसिटी जिससे हिट करेगा वो क्या होगा, √2gh0। तो फर्स्ट रिबाउंड के बाद जो वेलोसिटी होगा वो ev0 होगा या e इंटू √2gh0 होगा। और हाइट आपको मालूम है यही होता है, यदि v1 वेलोसिटी से जाता है तो हाइट कितना होगा, v1²/2g। v1 का वैल्यू है e इंटू √2gh0, सो हो जाएगा e²h0। क्लियर है। सो अब आप समझ गए कि h0 से मैं इसको ड्रॉप किया और फर्स्ट हाइट के बाद ये वेलोसिटी जिससे मूव हो रहा है वो क्या है, यदि ये v0 वेलोसिटी है तो ये हो जाएगा ev0, और हाइट जिस हाइट तक गया, ये इस हाइट तक गया, ये हाइट हो जाएगा e²h0 फर्स्ट के लिए। फिर सेकेंड के लिए फिर ऐसे हो जाएगा e²v0 और e² का इंटू e²h0, डेट इज e⁴h0। फिर थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, eqv0 और e⁶h0। सो वैसे ही करके आप बोल सकते हो कि nth रिबाउंड के लिए हो जाएगा वेलोसिटी env0, और nth रिबाउंड में जो हाइट गया ये वो क्या हुआ, e⁴ मीन्स e⁴ को आपको n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, n टाइम्स। सो n टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, e⁴ + 2 अप टू n टाइम्स, डेट इज e⁴2nh0 आ गया। अब टोटल डिस्टेंस कितना बॉल ट्रेवल किया। सो पहली बार जब ऊपर से नीचे गिरा था तो h0 था, फिर h1 हाइट गया, h1 हाइट से लौट के आया। देखो h0 से आया, फिर h1 गया, फिर h1 से लौट के आया, मीन्स कि 2h1, फिर h2 गया, h2 नीचे आया 2h2, फिर h3 गया, फिर h3 नीचे आया, मीन्स कि 2h3। सो h0 + 2h1 + 2h2 + 2h3 एंड सो ऑन। और h1 का वैल्यू क्या होगा, e²h0, h2 का वैल्यू क्या होगा, e⁴h0। तो ऐसे करके वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, h0 1 + 2e², मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 + e² + डॉट डॉट। अब ये मुझे क्या बन गया, एक आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। क्या हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। आपको मालूम है कि 1 + x + x² अप टू इन्फिनिटी टर्म का जो सम होता है वो होता है 1/1 - x। एक इम्पॉर्टेंट मैथ्स का फॉर्मूला है। सो आप ये देखो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 2e², और ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/1 - e², बिकॉज फैक्टर कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर x का वैल्यू e² है। सो इसको सॉल्व कर दोगे तो यही आ गया। आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, यदि h0 हाइट से ड्रॉप किया जाएगा, पूछेगा टोटल डिस्टेंस क्या ट्रैवल किया। यदि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है तो सीधे आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे और आंसर निकल जाएगा। अब टोटल टाइम कितना लगा आपको इसमें ये निकालते हैं। सो पहले बार उसको आने में जो टाइम लगा वो t0 टाइम हुआ। आपको मालूम है यदि किसी ऑब्जेक्ट को h0 हाइट से गिराया जाए तो टाइम लगता है √2h0/g। सो फर्स्ट टाइम इसको टाइम लगा √2h0/g। सेकेंड टाइम में फिर ये h1 हाइट तक गया है तो टाइम कितना लगा, √2h1/g। उतना ही टाइम में फिर से लौट के आएगा, इसलिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर ये √2h2/g हाइट गया तो टाइम ये लगा, लौटा भी इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। सो ऐसे करके अब आपको वैल्यू पुट करना है। सो h1 और h2 का वैल्यू आपको मालूम है, सो मैं यहाँ पर करके आपको दिखा देता हूँ। सो √2h0/g + 2, h1 का वैल्यू हो गया 2 × e²h0/g, डेट इज़ 2, और ये आपको हो जाएगा, देखो e बाहर निकल गया, सो e²√2h0/g। सो ये हो गया आपको √2h0/g + 2e²√2h0/g। सो एक में आया ऐसे 2e, फिर दूसरे में क्या हो जाएगा 2e²√2h0/g, फिर हो जाएगा + 2eq²√2h0/g। सो ऐसे ऐसे करते करते आ गया ये। क्लियर है।
सो अब फिर आपको ये एक जीपी के फॉर्म का है, तो कैसे जीपी निकालोगे? देखो यहाँ से नहीं, ये 1 को अलग कर लो और 2e यहाँ पर कॉमन ले लो, तो क्या हो गया 1 + e स्क्वायर, मीन्स कि ये जीपी में आ गया। सो इसका सम का वैल्यू हो जाता है 1 / 1 + 1 - e हो जाएगा। सो हो गया √2h/h0/g ब्रैकेट में 1 + 2e / 1 - e, और ये आ गया आपको टोटल टाइम। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में आप इसका यूज़ कर सकते हो। सो आपसे पूछे कि यदि h0 हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को गिराया जाए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, तो कैपिटल H होता है h0 1 + e स्क्वायर / 1 - e स्क्वायर, टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जो टोटल टाइम लगा वो क्या हुआ 1 + e / 1 - e स्क्वायर रूट 2h0/g। इस पर कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम IIT 2017 से लिया गया है। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, एवरी टाइम इट हिट्स द ग्राउंड इट लूजेज 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी विद। सो h हाइट से यदि ड्रॉप किया जाएगा, तो ये सपोज करो कि इनिशियल वेलोसिटी vi से हिट किया, तो फाइनल वेलोसिटी vf से ऊपर जाएगा, जहाँ vf हो जाएगा evi। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हिट करने से पहले क्या हो जाएगा 1/2 mvi स्क्वायर, इसको आप ki बोल दोगे, और सबसे फाइनल काइनेटिक kf हो जाएगा 1/2 m evi का होल स्क्वायर, दैट इज e स्क्वायर 1/2 mvi स्क्वायर, इट इज e स्क्वायर ki। सो अब बोल रहा है कि 50% एनर्जी लूज़ कर दे रहा है, मतलब रिमेनिंग एनर्जी कितना बचा 50% बचा, और आप बोल सकते हो कि जो kf है वो है 50% ऑफ ki, और kf है 1 e² ki, ये है 1/2 ki, और यहाँ से आ गया e² = 1/2। सो जितना एनर्जी बचेगा उसको आप e² के इक्वल कर दोगे। सपोज करो कि बोल देगा कि ये 60% लूज़ कर दिया, तो कितना आप बचा 40% बचा, तो आप कर दोगे e² = 40/100, डेट इज़ 4/10। बोलेगा कि सपोज करो कि 30% बचा, तो 30% बचा तो कितना कर दोगे e² = 3/10। सो ऐसे करके आप e² का वैल्यू निकाल दोगे। सेम चीज़ यहाँ पर किया गया, आप देख लेना। सो 50% के कारण e² 1/2 हो गया, e हो गया 1/√2, फार्मूला में डाल दोगे तो क्या आ जाएगा 3h के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? इसको हम लोग सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको मालूम है कि यदि किसी बॉडी को हम लोग v वेलोसिटी से फेंकें, तो वो जो हाइट यदि h तक जाता है तो क्या होता है h = v², h इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² होता है। सो क्लियरली, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² होता है, मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स कि यदि काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गया ना, तो हाइट भी हाफ हो जाएगा। सो पहले बार में ये h हाइट था, फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गया तो हाइट हाफ हो जाएगा h/2, लेकिन जितना हाइट जाएगा उतना हाइट आएगा भी, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तीसरी बार में जो हाइट गया वो क्या हो गया h/4 × 2, ठीक है। सो ऐसे करके आप निकालोगे तो ये जीपी के फॉर्म का है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट। सो इसका फॉर्मूला मैं बताया हूँ, आप इसको अप्लाई कर दोगे तो सीधे आंसर आ जाएगा 3h। लेकिन आप फॉर्मूला सीख रखे हो तो उसी का यूज़ करो। जैसे इफ़ काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस बाय 40%, तो अब कितना काइनेटिक एनर्जी बचा 60% बचा, तो e² हो जाएगा 0.6 के इक्वल। सो आप सीधे e² 0.6 के इक्वल कर दोगे तो फॉर्मूला में डालोगे तो ये आ गया 4h। ठीक है, ऐसे करके आप बना लोगे आराम से। सपोज करो कि एक नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम हाइट 20 मीटर रिबाउंड्स फ्रॉम हार्ड फ्लोर, इट लूजेज 20% ऑफ एनर्जी। तो कितना इसके पास बचा 80% बचा, मीन्स 8/10 बचा, जो कि e² के इक्वल हो जाएगा। और इससे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप निकाल लोगे तो e² 8/10, e हो गया √8/10, और हाइट मैक्सिमम निकालना होगा तो क्या होगा h0 1 + 8/10 / 1 - 8/10, डेट इज h0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 4/5। सो 9 ये कितना हो जाएगा 1 - 5 - 4, सो ये हो गया h0 9/1, डेट इज 9h0 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें।
और आगे नेक्स्ट कंसेप्ट है कोलिजन बिटवीन बुलेट एंड द वर्टिकली सस्पेंडेड ब्लॉक। ये बहुत आसान है। ए बुलेट ऑफ मास m फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी u टू अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M सस्पेंडेड फ्रॉम द वर्टिकल थ्रेड। ठीक है, m मास के बुलेट को u वेलोसिटी से दिया गया और एक जो कैपिटल M मास का बॉडी था वो एक L लेंथ का थ्रेड से आपको अटैच था, इसको हिट किया। हिट करने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ हो गए, मीन्स कि ये कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन का केस है और कंबाइंड मास h हाइट से रेज हो गया थीटा एंगल बनाते हुए। तो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप बहुत आराम से बना दोगे। पहला पूछेगा कि वेलोसिटी ऑफ सिस्टम क्या होगा। तो पहले हम लोग इसमें कंसेप्ट जान लेते हैं कि यदि h हाइट तक रेज हुआ तो जो वेलोसिटी जिससे ये मूव कर रहा होगा वो क्या होगा, 2√2gh। सो पहला पूछता है वेलोसिटी ऑफ सिस्टम क्या होगा। सो वेलोसिटी ऑफ सिस्टम होगा, अब देखो ये चूँकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का केस है, सो इनिशियल मोमेंटम हो गया mu और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m प्लस स्मॉल m इंटू v। और यहाँ से v का वैल्यू कितना आ जाएगा, mu बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। और v किसके इक्वल है, √2gh के इक्वल है। तो कभी कभी आपसे यदि u पूछे कि u निकालने के लिए, तो u के लिए आप क्या करोगे, v का वैल्यू डाल दोगे m प्लस स्मॉल m √2gh और यहाँ से u का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, सो u का वैल्यू ये आ गया। फिर आपसे पूछ सकता है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या है। सो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का केस है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मुझे पता है, डेल्टा के क्या था, 1/2 m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और ये होता है u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। सो क्लियरली सेकेंड बॉडी रेस्ट में था, सो आप सीधे फार्मूला का यूज़ कर दोगे तो ये आ गया। अब पूछता है कि एंगल जो वर्टिकल से कितना स्ट्रिंग बना रहा है। सो आप यहाँ पर देखो, ये एक अच्छा कंसेप्ट है कि ये कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। यदि ये थीटा से एंगल आया तो ये जो आपको ये एंगल थीटा बना दिया, तो ये लेंथ स्ट्रिंग का पहले L था और अभी भी L है, तो L कॉस थीटा ये हो गया। सो क्लियरली ये वाला जो लेंथ हो गया ये क्या हो गया, L कॉस थीटा। सो ये h का वैल्यू आप क्या बोल सकते हो, h को बोल सकते हो L माइनस L कॉस थीटा। और क्लियरली यहाँ से आ जाएगा L1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू h। क्लियर है। सो इसी कंसेप्ट का देखो यहाँ पर यूज़ किया गया है, यहाँ पर किया गया कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो मैंने किया ना इसी कंसेप्ट का यूज़, डेट इज h इज इक्वल टू L1 माइनस कॉस थीटा और h बाई L इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस h बाई L। सो क्लियरली आपको कॉस थीटा आ गया 1 माइनस h बाई L। अब सपोज करो कि प्रॉब्लम में आपको u दिया गया है, u यदि दिया गया है तो आप क्या करोगे, देखो आपको मालूम है कि mu इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू √2gh। सो यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर u स्क्वायर बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर इंटू 2g इज इक्वल टू h। सो यहाँ पर h का वैल्यू ये डाल दोगे तो ये आ गया। सो आपको ये बेसिक कंसेप्ट है कि कैसे आप इस टाइप के प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। कुछ भी डाउट होने से मुझसे कमेंट करके पूछें। आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके ये भी बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।